नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐसे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के क्लास 8 के ज्योग्राफी में अध्याय 4 में आज हम जानेंगे कृषि के बारे में। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राथमिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन करना इनमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृतियों, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। मतलब जिस भूमि पर अपन खेती करते हैं वो कौन सी भूमि कहलाती है? खेतीहर भूमि या कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। शब्दावली का अगर देखें तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि या जुताई करने से हुई है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें कृषिगत भूमि का विश्व में वितरण दिखाया हुआ है। कितनी भूमि कहाँ पर है, यदि कि जो ग्रीनिश एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया क्या बताता है। जैसे ये हिस्से पे क्या होती है, यहाँ पे खेतिहर क्षेत्र है जहाँ पे क्या होती है, खेतियाँ होती हैं, है ना। तो ये जो क्षेत्र हैं इनके बारे में आप डीपली और अच्छे से देखेंगे तो इन्हें जूम आउट करके देखिए तो भारत जो क्षेत्र है वो पूरा खेतिहर है। इसके अलावा ये चाइना का जो क्षेत्र है ना। इसके बाद ये ऊपर की तरफ आ जाएं तो ये जो अपना एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में इस तरीके से फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हो एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। से रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर क्या कहलाता है? इसे मत्स्य पालन कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर इसे द्राक्षा कृषि कहते हैं। इसमें अंगूरों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर यह उद्यान कृषि है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये सभी क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। इस प्रकार अगर देखें तो कल्चर को 5 भागों में विभाजित किया गया है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इन सभी के बारे में अभी हमने आपको बताया, तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना। सेरीकल्चर रेशम की खेती। इसके बाद पिसीकल्चर जो होता है वो तालाबों, पोखरों में मत्स्य पालन। विटिकल्चर अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर जो है वो सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना वाणिज्यिक उत्पादन में, वो कहलाता है आपका हॉर्टिकल्चर। कृषि तंत्र। कृषि एक या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, है ना, सिंचाई, निराई और कटाई इनकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं, पहला निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या कहलाती है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि क्या कहलाती है? जिसमें निर्वाह कर सके, यानी कि कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और परिवार श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब यह है कि पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए
निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि का पुनः गहन निर्वहन कृषि, आदिम निर्वाह कृषि के वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब एक छोटे भूखंड पे क्या करता है, साधारण और अधिक श्रम से क्या करता है, खेती करता है। जैसे अधिक धूप वाले दिनों में उपयुक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेतों में एक वर्ष से अधिक के एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल इसमें क्या होती है, मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल होते हैं। गहन कृषि कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनों प्रदेशों में प्रचलित होती है। आदिम निर्वाह कृषि क्या कहलाती है, इसमें इस खेती में स्थानांतरी के कृषि और चलवासी पशुचारण क्या होता है, शामिल होता है। कौन कौन सा आदिम निर्वाह में होता है, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। इस तरीके से आते हैं। स्थानांतरी कृषि क्या कहलाती है, स्थानांतरी कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित है। कहाँ कहाँ पे स्थानांतरी कृषि होती है, अमेजन का बेसिन में, अमेजन के बेसिन के सघन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत में के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र हैं। वर्षा को वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी उर्वरता को यूज करके उस जगह को फिर वापस क्या है, छोड़ दिया जाता है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पर घूमते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जलवायवीय बाधाओं और भूभागों की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। पशुचारक मुख्यतः ऊंट, भेड़, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। क्या क्या पालते हैं पशुचारक, ऊंट, भेड़, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों को उनकी परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल आदि उत्पादन करके देते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि की तरफ अगर चलें तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजारों में विक्रय हेतु किया जाता है, जिसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयरों में के बड़े फर्मों में उपयुक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, प्रचलित हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या क्या चीजें अभी अपन ने छोड़ दी है, तो यहाँ से अपन ने एक ये जो दिया हुआ है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति क्या है, इसमें देखिए जुताई होती है, उसमें रसायन डाले जाते हैं, बीज डाले जाते हैं, मशीनरी से उसमें क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ये जो प्रक्रम है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत का, ये जिस तरीके से दिया हुआ है, निवेश किया, मशीन लगाई, बीज डाले, रसायन डाला, उसके बाद उस प्रक्रम में जुताई बुआई हुई और फिर निर्गत में उस फसलों को काट कर बेच दिया गया। भौतिक निवेश की बात करें तो देखिए भौतिक निवेश में जो है, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश में क्या है, मानवीय निवेश ये कहलाता है। उसका भंडारण, उसका श्रम, मशीनरी, रसायन। और भौतिक निवेश जो है वो सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा ढाल इत्यादि हैं। इस तरीके से अगर रोचक तथ्य को जाने तो जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। ये जैविक कृषि कहलाती है। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों के विभिन्न नामों से जानी जाती है। मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग, विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे
झूमिंग खेती यह उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होती है। मिल्पा ये मैक्सिको में होती है। रोका ब्राजील में और लदांग मलेशिया में इस खेती को कहते हैं। ये अलग अलग नाम है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ लिया, इन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। गन्ने की ये रोपण कृषि कहलाती है, जिसको आप देख रहे हैं सामने। तो इस प्रकार की खेती को अपन ने क्या किया, अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, जलवासी अपन ने पढ़ लिया है। वाणिज्यिक कृषि को पढ़ लिया, वाणिज्य को अनाज को पढ़ लिया, मिश्रित कृषि को भी पढ़ लिया अभी अपन ने। रोपण कृषि, आइए इधर से शुरू करते हैं। रोपण कृषि, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों में ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि में मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके क्या हैं, मुख्य उदाहरण हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रोपण कृषि कहलाते हैं। केले की रोपण कृषि, ये देखिए जो है केले की, इसको क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल यह विश्व के प्रमुख खाद्य फसलें, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिनमें जल रोकने की क्षमता हो को में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के वर्धन काल के मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन फसलों की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं, मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप से जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा के में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी देश हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त हैं। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। तो ब्राजील के बाद कौन सा है? कोलंबिया और भारत को जो है कॉफी के मुख्य उत्पादक हैं। चाय, बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पाद को बढ़ाने की दशा में किया
किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फर्मों, एक भारत में के और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता में से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर वह 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव है। वह अधिक उपज देने वाला बीजों को बाजार से वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप में खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने क्या करता है, खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन की स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधानों के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य इसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल ही में वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुल महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एशिया में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, यह परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वर कृषि की योजना बनाने में मदद करता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें उसके खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरण मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यापारी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म है जिसका मशीनीकृत खेती की जा रही है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसमें जो हमें देखने को मिला कि किस तरीके से खेती की जो तरीके हैं वो भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरीके के हैं। इसके अलावा खेती के अलग अलग नाम, जिन्हें किस तरीके से जाना जाता है, कौन सी एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं,
तो ये जो विभिन्न तरीके थे खेती के, इन सभी को हमने जो है सभी प्रकार से जाना। और ये जो क्रम था उसमें हमने एक बात को और सीखा कि किस तरीके से खेती को किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ये क्रम जो है हमारे लगे लगातार बढ़े हुए हैं, वो भी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। ये चैप्टर यहाँ पर आके समाप्त होता है, पर ये जो क्रम है अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लगातार सुनते रहिए, स्पीड बढ़ाकर सुनते रहिए। इससे क्या होगा कि आप क्या है, कंसंट्रेट रहेंगे कि आपने जो चीज़ पढ़ी उसे 2 से 3 बार सुनने के बाद वो आपको याद हो जाएगा। और इससे जुड़े हुए चाहे नए चैप्टर जब आप आगे की तरफ पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। जो भी डाउट है उन्हें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। और कोई भूल बस अगर हमसे किसी भी चैप्टर को बताने में या किसी बात को पढ़ने या बोलने में कहीं त्रुटि होती है तो एक मतलब मनुष्य का एक जो बोलने का तरीका या जो भी है कहीं ना कहीं त्रुटि कर जाता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और अच्छी चीज़ों से हम अपने आप को निखारते रहेंगे, धीरे धीरे आपके सामने नई चीज़ों को लाते रहेंगे। तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।